तो स्वागत है आपका है फिफ्थ चैप्टर में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इक्वलाइट्स ज्योमेट्री। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक चैप्टर है और आई थिंक इस चैप्टर को आप पहले नंबर पे रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये पांचवें नंबर पे आ रहा, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्यों मैं बोल रहा कि इसको पहले नंबर पे आना चाहिए था। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड, आई होप कि आप अच्छे से, है ना, खा पी के मस्त कॉपी कलम लेकर बैठे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये अगले आधे घंटे तक आप कहीं नहीं जाने वाले, इस पूरे के पूरे लेक्चर को कंप्लीट करके ही उठोगे। क्या आप ये डिटरमिन करते हो? कर लिया? वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो समझते हैं कि पहले तो ज्योमेट्री का मतलब क्या है। सो देखो, ज्योमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है जियो प्लस मेट्रियन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रीन का मतलब होता है मेजर। तो अर्थ को मेजर करने के लिए हमने ज्योमेट्री को इजाद किया। हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, अब बात आती है कि देखो, जितने भी सिविलाइजेशन आज हम देखते हैं ना, एंशियंट सिविलाइजेशन, इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, है ना, इनकास, हर जगह कुछ ना कुछ काम चल ही रहा ज्योमेट्री को लेकर। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में सोचो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक क्या था? अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सिविलाइजेशन में हमारे यहाँ पर जो सिटीज, घरों का डिजाइन था ना, वो एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक मैनर में था। मतलब उन लोगों को ऑब्वियस है ज्योमेट्री का बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें कि कब से हमें पता चला, तो आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3000 BCE, कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, है ना। जब ये एक्सकेवेशन हुआ तो हमें पता चला कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ओके, और एंशियंट इंडिया की बात करें तो सुल्बसूत्र 800 से लेकर 500 BCE तक मैनुअल्स था, किसके लिए? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक, और हमारे वेदास में भी बहुत सारे इसके रेफरेंस मिलते हैं ज्योमेट्री के। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें वेस्टर्न का, है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स जो थे, उनको क्रेडिट जाता है पहला प्रूफ देने का ज्योमेट्री में। वो प्रूफ उन्होंने क्या दिया था कि कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सुन के आपको लग रहा होगा क्या सर, क्या ही बता रहे हो, तो सबको पता होता है? नहीं, उस समय थेल्स जी ने इसको प्रूव किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो थेल्स जी को, राइट। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था पाइथागोरस, है ना। सो पाइथागोरस ने क्या किया, समझो। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया। आप सभी को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो किसने दिया था? पाइथागोरस जी ने दिया था। कब? 572 BCE में। ओके, अब ये धीरे धीरे चीज चलता गया। अब बात आती है सर, ये जो चैप्टर के बारे में है, यूक्लिड्स के बारे में, उनके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। सो एवरीबॉडी, यूक्लिड्स का जो है टाइम पीरियड 325 BCE से लेकर 265 BCE तक है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, समझो ध्यान से। उन्होंने क्या किया कि इन सारे कामों को, जितने भी ज्योमेट्री में काम हुए हैं, जिन्होंने मतलब हर एक सिविलाइजेशन से जितना भी उन्हें पता चला, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे चीजों को इकट्ठा किया। पहले हैं कौन, ये समझ लेते हैं। यूक्लिड्स एट दैट टाइम, यूक्लिड जो है एक टीचर ऑफ मैथमेटिक्स थे। कहाँ पे? अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट में। उन्होंने सारा कुछ कलेक्ट किया, जितने भी काम ज्योमेट्री में अभी तक उन्हें मिले, है ना, और अपनी एक फेमस बुक जिसको ट्रीटाइज बोलते हैं, जिसका नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम था? एलिमेंट्स। उसमें उन्होंने 13 चैप्टर में डिवाइड किया। कितने चैप्टर में? 13 चैप्टर में। हर चैप्टर को उन्होंने एक बुक का नाम दिया। These books influence the whole world understanding of geometry for generation to come। समझ रहे हो? वो पूरा का पूरा कंपाइलेशन उन्होंने रखा, और ये कंपाइलेशन जो है पूरी दुनिया को, है ना, ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब कैसे वो समझते हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो यूक्लिड्स डिफिनेशन, एक्सियम और पोस्टुलेट्स और थ्योरम, ये समझ लेते हैं वन बाय वन, सच दैट आपका कॉन्सेप्ट अभी ही क्लियर हो जाए। तो देखो, यूक्लिड्स ने कुछ ना कुछ डिफिनेशन दिए चीजों को समझने के लिए, डिफाइन किया कि देखो, पॉइंट का मतलब ये होगा, लाइन का मतलब ये होगा, इस तरीके से उनका डिफिनेशन कुछ हम देखेंगे। उसके बाद एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं समझते हैं। देखो, ये जो है, इनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं मैथमेटिक्स में। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वो सच है, जस्ट लिख दिया, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो सच है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आगे बताऊंगा सब कुछ आपको, है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज और हम जान लेते हैं। क्या जानते हैं? कि जो पोस्टुलेट्स है ना,
पोस्टुलेट्स वो सारे के सारे एजम्पशन है जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे, और जबकि ऑक्सियोम्स जो है वो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको, फिर से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यूक्लाइड्स का डिफिनेशन, एक्सियोम और पोस्टुलेट ये सब के सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ये सच है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक, यूक्लाइड्स के कुछ एजम्पशन है जिनको डेफिनेशन बोला, एक्सियम और पोस्टुलेट क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। और थ्योरम क्या होते हैं? थ्योरम ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। पोस्टुलेट्स जो है ज्योमेट्री में चीजों को बताने के लिए हम पोस्टुलेट्स का यूज करते हैं, और एक्सियम क्या होते हैं? जो पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेटमेंट को सही ठहराते हैं, उनको हम एक्सियम्स बोलते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब जो बुक 1 था किसका? यूक्लाइड्स का, ऑफ एलिमेंट्स का, उसके कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर समरी जो है, या फिर कह लीजिए डिफिनेशन, ये रहा आपके सामने। साथ के साथ पॉइंट ध्यान में रखना है आपके। जैसे पहला है कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब पॉइंट क्या है? जिसका कोई और पार्ट है ही नहीं, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। एक लाइन जो है ब्रेथलेस लेंथ होता है, मतलब अगर एक लाइन है तो उसका कुछ भी ब्रेथ नहीं होता, मतलब वो ब्रेथलेस होता है, उसका लेंथ जो है वो ब्रेथलेस होता है, उसको हम लाइन बोलेंगे। इसी तरीके से द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, मतलब कि कोई भी लाइन ड्रॉ करो, उसका जो एंड पॉइंट है ना, वो हमेशा क्या होगा? कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है। अगला, एक स्ट्रेट लाइन इन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब एक लाइन जो है उस पर बहुत सारे पॉइंट्स जो है लाइन करते हैं, उसी पे बहुत सारे पॉइंट है ना। और एक सरफेस वो होता है विच हैज लेंथ ऑफ ब्रेथ ओनली, कोई भी सरफेस अगर है तो उसका केवल और लेंथ ऑफ ब्रेथ होगा 2D, जो हमने काफी सारे चैप्टर में देखा है। अगला, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन, मतलब कोई भी सरफेस हुआ तो उसका एज जो है वो क्या होगा? हमेशा एक लाइन होगा, और लाइन किससे मिलकर बना होता है? पॉइंट से। ओके। सातवां, एक प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, मतलब कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइन उस पर लाई करते हैं। ठीक है। क्या है वो? एक प्लेन सरफेस है। तो ये साथ के साथ हमने क्या देखे? डिफिनेशन देखे, जो कि बुक 1 में लिखा किन्होंने? यूक्लाइड्स ने, अपनी बुक 1 में, जिनका नाम था एलिमेंट्स। अब हम देखने वाले हैं पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स। अब यूक्लाइड्स के एक्सियोम्स, एक्सियोम मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में हर कहीं पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो केवल और केवल ज्योमेट्री वाले सेगमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 एक्सियोम्स हम देखेंगे यूक्लाइड्स के। क्या क्या? समझो। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब अगर ए इक्वल टू बी है, क्या? सॉरी, ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या हुआ? कि बी इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला एक्सियोम ये बोलता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके। दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर ए इक्वल टू बी है और दोनों में अगर +5 करो तो ए +5 इक्वल टू बी +5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मतलब इक्वल चीजों में अगर इक्वल ऐड करो तो जो हमारा आंसर आता है वो भी इक्वल होना चाहिए। ये है हमारा सेकंड एक्सियोम। तीसरा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल, वही फिर बात कि ए में से अगर ए और बी अगर इक्वल है तो अगर a-5 किया जाए और b-5 किया जाए तो ये भी दोनों इक्वल ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल्स में से इक्वल घटाओगे तो इक्वल आएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियस है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्यों? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अगला, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं कोई दो चीज तो दोनों इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, दो सर्कल ड्रॉ किया, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल सर्कल है। दो लाइन लिया, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों के दोनों लाइन क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर? पांचवा, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब कि अगर होल की बात करें तो हमेशा पार्ट से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखो, इसमें है 10 और अगर हम होल देखें तो ये हो गया 10, और 10 किससे मिलके बना है? 1 2 3 है ना, 3 2 5 1 6 और 4, 1 2 3 4 से मिलके बना है। तो हमेशा होल जो है ना वो पार्ट से हमेशा ज्यादा होगा। कॉमन सेंस वाली बात। छठा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब समझो ध्यान से, बोला थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब जैसे कि मान लो ए है जो कि बी का ट्वाइस है। ठीक है। तो बोला थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, और सी है वो भी बी का ट्वाइस है।
तो बोला कि ये दोनों के दोनों क्या हुए, डबल ऑफ सेम थिंग हुए, दैट्स वाई ए और सी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ए हो गया 6। सेवेंथ बोला थिंग्स विच आर हाफ, वही फिर से बात की, अगर ए b/2 का इक्वल है और सी भी b/2 के इक्वल है तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे। ये हो गया 7वां ऑक्सियोम्स। आई होप कि अभी तक हमने 7 डिफिनेशन देखे और 7 एक्सियोम्स देखे यूक्लिड्स के, और सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से होंगे क्लियर। क्लियर है, वेरी गुड। अगला आते हैं, अब पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। अब टोटल 5 पोस्टुलेट्स देखेंगे किसके, यूक्लिड्स के। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स के देख लिए तो आप समझ जाएंगे कि 7 हमारा डिफिनेशन हो गया, 7 एक्सियम हो गया, 5 पोस्टुलेट्स हो गया। ठीक, फिर क्वेश्चन करने के है ना पोजीशन में अपन रेडी हो जाएंगे। तो पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, क्या स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो, उससे कोई भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट तक। समझ रहे हो क्या? एकदम सिंपल चीज है, वेरी गुड। दूसरा ये है पोस्टुलेट। अच्छा, 5.1 एक्सियम क्या बोलता है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मतलब कि 2 पॉइंट ले लो, उनसे केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, 2 लाइन कभी पास ही नहीं हो सकता। ये कौन सा है, एक्सियम 5.1, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। चलो, पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन है ना, तो इसको हम इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, पोस्टुलेट 2 है। पोस्टुलेट 3 की बात करें तो बोला अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस, एक सर्कल जो है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी सेंटर लेकर और कोई भी रेडियस लेकर, ये तो आपको पता ही है, सिंपल सी चीज है, किसी भी मतलब रेडियस का किसी भी सेंटर का सर्कल हम बना सकते हैं। पोस्टुलेट 4 क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑब्वियस है, सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं हर किसी में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए बोल रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री ऑब्वियस इक्वल ही होगा। पांचवा बोला इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, पढ़ने से बढ़िया मैं समझा ही देता हूँ आपको, समझ लो ध्यान से। ये बोल रहा है कि 2 लाइन ले लो, आप 2 लाइन ले लिया, अब बोला इसका ट्रांसवर्सल ले लो। अब जो इंटीरियर एंगल है समझो ध्यान से, ए एंगल 1 हो गया, ए एंगल 2 हो गया, ए एंगल 3 हो गया और ए एंगल 4 हो गया, ओके। तो इनको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। क्या है, अगर सेम साइड में है तो सेम अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी सेम इंटीरियर एंगल बोलेंगे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ए लाइन एल क्या है, ट्रांसवर्सल है, एम और एन क्या है, 2 अदर लाइन है, ओके। तो इस पोस्टुलेट 5 में ये बोल रहा है कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड किया जाए जो सेम साइड में है ना ट्रांसवर्सल के, अगर वो 180 से लेस आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइन उस साइड में आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। कॉमन सेंस वाली चीज है। अब यहीं पे अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी और कभी नहीं मिलेंगी, है ना। और ग्रेटर देन 180 तो नहीं हो सकता, या फिर अगर होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको पहले ही पॉइंट पे फोकस करना है। पोस्टुलेट 5 यही बोलता है कि अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है तो लाइन हो जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी आगे एक्सटेंड करने पे, ओके। सो एवरीबॉडी, अभी तक हमने क्या देखा, यूक्लिड्स के 7 डिफिनेशन देखे, 7 एक्सियम्स देखे और 5 क्या देखे, 5 हमने पोस्टुलेट्स देखे। अब आ जाते हैं अपन किस पे, एग्जाम्पल पे आएंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। एक ही एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, तो आपको फिक्र नहीं करना है, एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, अगर ए बी सी 3 पॉइंट है ऑन अ लाइन, बी लाइज बिटवीन ए और सी, तो प्रूव करो कि ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। आप प्रूव करने का तरीका देख लो एवरीबॉडी, है ना, कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियस है, आपको पता ही है कि सही है, लेकिन प्रूव कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, समझो। ए सी जो है कोइंसाइड करेगा ए बी प्लस बी सी के, और यूक्लिड्स का एक्सियम 4 बोलता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, है ना। इस सोल्यूशन में हमने ये ज्यूम कर लिया कि देयर इज यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कि 2 पॉइंट से केवल और केवल यूनिक लाइन पास करेगी, मतलब 2 लाइन नहीं पास कर सकती। अगर 2 लाइन पास करेगी तो दोनों के दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए या फिर दोनों इक्वल होनी चाहिए, ओके। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन सेगमेंट। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे किसी भी लेंथ का, मान लो कि ए बी लेंथ का ले लिया, ठीक है। ये देखो 3 डायग्राम दिख रहा होगा, ए बी लेंथ का ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट 3 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है कि केवल मतलब कोई भी
सर्कल किसी भी सेंटर और किसी भी लेंथ का रेडियस का हो सकता है ना। तो इसलिए हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल विद पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए और ए बी को रेडियस मानते हुए, ठीक है। सेम मैनर में हम पॉइंट बी को सेंटर मानेंगे और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे बी ए को लेकर रेडियस। तो दोनों सर्कल कहीं ना कहीं मिलेगा, उस पॉइंट को हमने मान लिया सी। क्या मान लिया? सी। अब हम क्या करेंगे, ए सी और ए बी सी को मिला देंगे और एक ट्रेंगल ए बी सी बन जाएगा जो कि एक इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, है कि नहीं। अब एक इक्विलेटरल ट्रेंगल इक्वल है, इसके लिए तीनों साइड के साइड इक्वल होने चाहिए, है कि नहीं। अब ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ए बी और ए सी क्या है? सेम सर्कल के रेडियाई हैं, इसलिए इक्वल होगा। और इसी तरीके से ए बी बी सी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। इस तरीके से एवरीबॉडी हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया? कि इक्विलेटरल ट्रेंगल किसी भी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ किया जा सकता है। सो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब एक थ्योरम भी देख लेते हैं। थ्योरम में मैंने क्या बोला है जिसको प्रूव करने की जरूरत पड़े? बोला है टू डिस्टिंक्ट लाइन कांट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो दो डिस्टिंक्ट लाइन है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में दो पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझो ध्यान से। केवल और केवल एक पॉइंट कॉमन होगा। अगर दो पॉइंट कॉमन होगा, मान लो कि दो पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, इसको हम उससे प्रूव करते हैं एवरीबॉडी। क्या बोलते हैं? फैलेसी से। मतलब समझो, कहने का मतलब ये है, अगर कभी आप ये प्रूव ना कर पाओ ना कि मैं सही हूं, तो ये प्रूव कर दो कि मैं गलत नहीं हूं। इसका मतलब आप गलत नहीं हो तो क्या हो गए? आप सही हो गए, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें प्रूव करना है, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब इनवर्सली प्रूव कर दो कि देखो ये सही भी नहीं है। सही नहीं है तो क्या है? मतलब गलत है कि नहीं। कहने का मतलब किसी को गलत ना प्रूव कर पाओ तो ये प्रूव कर दो कि वो सही भी नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं दो लाइन है हमारे पास, एल और एम। मान लिया कि इन दोनों में दो पॉइंट कॉमन है, पी, ए और बी। तो अगर इसमें भी एक दो पॉइंट कॉमन है, इसमें भी दो पॉइंट कॉमन है, तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर दो पॉइंट कॉमन हो गए दो लाइन में, तो ये तो हमारे एक्सियम के खिलाफ हो गया जो बोलता है कि केवल दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो दो लाइन पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना कि दो पॉइंट लाई करेगा वो गलत माना। दैट्स वाई दो डिस्टिंक्ट लाइन जो है केवल और केवल एक पॉइंट से पास कर सकती है, दो पॉइंट से पास नहीं कर सकती। एकदम क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। अच्छा, कहीं पे अगर कोई डाउट लगे आपको ना, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा है ना बैकवर्ड जाकर देख लेना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो एवरीबॉडी आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो। वन बाय वन जो मैं बोलता जाऊंगा लिखते भी जाना, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एक एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए थ्योरी में जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके। सो पहला क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोला ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। रीजन क्या देंगे? एक जियोम रीजन देंगे कि केवल और केवल एक लाइन पास करती है दो पॉइंट से, लेकिन एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकती है ना। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये भी बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सियम क्या बोलता है कि केवल दो पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकती है। अगला, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। बिल्कुल सही है, ये हमारा एक्सियम ही है ना। अगला, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल सही है। इन फिगर इतना ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई। बिल्कुल, ये क्या है? हमारा एक्सियम था। ये एक्सियम था ना कि दो चीजें अगर आपस में इक्वल हो तो दो चीजें अगर आपस में इक्वल हो, मतलब ये वाला कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा, एक काम करो, इनको जो है नंबर से याद रख लो आप। इम्प्लाइड एक्सियम जितने भी है, सच दैट आपको लिखना पड़े तो आप लिख डालो कि पहले एक्सियम के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट एक्सियम के अकॉर्डिंग। ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ओके, चलो अब कैसे याद होगा? अरे वो चार पांच बार लिखोगे, पढ़ोगे, है ना, बार बार लिखोगे, याद हो जाएगा अपने आप। चिंता वाली बात नहीं है। अगला बोला गिव अ डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इम्प्लाइज जी ने डिफिनेशन दिया था, उसी को छाप दो, है ना। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ठीक है, देखते हैं। बोला पैरेलल लाइंस। तो देखो लाइंस को तो हमने डिफाइन कर दिया कि ठीक है, जो दो पॉइंट से होकर पास करे उसको हम लाइन बोलते हैं, राइट। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइन वो होती है जिनके बीच में हमेशा 180 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का कह लीजिए एंगल बनता हो, है ना।
मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड भी नहीं कर रही, अदरवाइज जो कोइंसाइडिंग लाइंस हो जाएंगी। पहला लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या फिर आप कह सकते हो टू लाइन्स विच डोंट हैव एनी पॉइंट्स इन कॉमन इज नोन आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, साथ में राइट एंगल बनता हो। लाइन सेगमेंट पता ही है कि लाइन का एक छोटा सा हिस्सा जो दोनों तरफ टर्मिनेट होता है ना, वो लाइन सेगमेंट होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को पॉइंट डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट का डिफिनेशन चाहिए। तो पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई अदर पार्ट नहीं होता उसको पॉइंट बोलते हैं। एक स्क्वायर क्या होता है? जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। और साइड के लिए क्या डिफाइन करना जरूरी है? लाइन की। लाइन का डिफिनेशन क्या होता है? ओके, सो एवरीबॉडी, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, आगे बोल रहा है दीज टू पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या कोई ऐसा है जो अनडिफाइंड टर्म कंटेन करता है? और आगे बोल रहा आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट का मतलब ठीक है वो, है ना, सही जा रहा है या फिर कुछ दिक्कत है उन्हें। डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलाइज्ड पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। चलो पहले पढ़ लेते हैं। पहला बोला गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए और बी। तो दो पॉइंट कोई भी ले लो, उनके पॉइंट बीच में हमेशा एक पॉइंट सी जो है एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग ए और बी। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट हमेशा लाई करेगा। ओके, अगला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये भी पोस्टुलेट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई कम से कम तीन पॉइंट चाहिए जो सेम लाइन में ना हो। क्योंकि कोई दो पॉइंट अगर हुआ वो तो हमेशा एक ही लाइन में होगा, है ना। लेकिन अगर तीन पॉइंट हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमेशा जो है सेम लाइन में ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ पे हो जाए, तो तीनों के तीनों सेम लाइन में नहीं, कोई दो अगर रहा तो हमेशा एक सेम लाइन में होगा। ओके, आगे बोल रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो अनडिफाइंड टर्म के लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए और बी। अब बिटवीन ए और बी में, है ना, बिटवीन ए और बी को हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो वहां पर एक चांस है डिफिनेशन में दिक्कत का, है ना। क्यों? अनडिफाइंड पार्ट हो गया पहले वाले केस में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। बिल्कुल कंसिस्टेंट है, पहला और दूसरा जो है एक दूसरे को, है ना, कन्वर्स तो कर नहीं रहा, मतलब या अपोज तो कर नहीं रहा, अगेंस्ट में तो नहीं है, दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसिस्टेंट। आगे डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलाइज्ड पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। तो इतने सारे ऑक्सियम हमने इक्वलाइज्ड के पढ़े, ऐसा तो कुछ हमें मिला नहीं। दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉलो इक्वलाइज्ड पोस्टुलेट। ओके, ये हो गया सारा का सारा पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं बड़ी। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए और बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अब ध्यान समझिएगा, एक दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है कि ये बोल रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी होगा। ए सी जो है क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। कैसे प्रूव करेंगे एवरीबॉडी? ध्यान दीजिएगा। तो जो गिवन है हमें पहले वो लिख लो, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। अब हमें पता है कि दो इक्वल चीजों में इक्वल चीजें ऐड करने पे वो इक्वल आती है। एज पर इक्वलाइज्ड पोस्टुलेट आप देख सकते हो कौन सा पोस्टुलेट है। ठीक है, तो ए सी में हम एक काम करते हैं, बी सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ए सी में बी सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इधर भी बी सी ऐड कर देते, इधर भी बी सी ऐड कर देते। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते, रुक जाते हैं, एक मिनट एवरीबॉडी। हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब राइट साइड को ए बी बनाना है ना। तो ए सी ही दोनों तरफ ऐड कर दो। तो एवरीबॉडी ए सी इक्वल टू बी सी जो हमें गिवन है, इसमें दोनों तरफ ए सी ऐड कर दे रहे हैं। ये बन जाएगा ए सी प्लस बी सी, और इधर बन जाएगा टू ए सी, है ना। ये बन गया ए सी प्लस बी सी। क्या होगा जल्दी बताओ? ए सी प्लस बी सी हो जाएगा ए बी एवरीबॉडी। तो यहाँ से ए सी हमारा निकला है क्या? हाफ ऑफ ए बी। और ये दोनों प्लस करने पे वही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वलाइज्ड एक्सियोम से हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर इक्वल दोनों इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए तो इक्वल होते हैं। ओके, तो वो पर्टिकुलर एक्सियोम लिखते हुए इसको कर लेंगे। क्वेश्चन 4 एकदम क्लियर। 5th पे आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन 4 में बोला सी जो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो प्रूव करो कि एवरी
एक मिनट पहले मिटा देते हैं फिर देखते हैं। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब ध्यान से समझो, बोल रहा है कि अगर सी पॉइंट ऊपर वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट है तो ये दिखाओ कि हर एक लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, चलो फिर से कर लेते हैं इसको। अभी हमने देखा कि ए सी हमारा आया हाफ ऑफ ए बी, कैसे क्वेश्चन 4 में प्रूव किया। अब मान लो ए बी का आधा जो है हमारे पास आता है ए सी डैश, और सी डैश क्या है, वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अब सी डैश अगर मिड पॉइंट है ए सी का, ए बी का, तो सी से कॉन्साइड होना चाहिए, मतलब जहां पे सी है वहीं पे सी डैश भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सी डैश जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो इससे प्रूफ होता है कि सी डैश और सी सेम ही है। इसका मतलब कि देयर आर ओनली ओनली वन एंड वन, केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इज दैट क्लियर अच्छे से सब? अच्छा, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख नहीं रहा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप सुनना ध्यान से और उसी चीज को वर्डिंग में लिखना है। जैसे ऊपर 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए वहां पे लिखा गया था, वही चीजें बहुत आसान है, जस्ट आपको लिखना सीखना है और कुछ भी नहीं। ओके, चलो चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि इस फिगर में ए सी इक्वल टू बी डी, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। ए सी इक्वल टू बी डी, एक मिनट पहले मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो एवरीबॉडी, जितना चैप्टर आसान है देखने में, है ना, उतना ही लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल सुन रहे हो तो। क्यों, क्योंकि लिखना तो बहुत आसान है एवरीबॉडी, हाँ सॉरी सुन इस ये चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन लिखने में ही थोड़ा सा डिफिकल्टी बच्चे फेस करते हैं। दैट्स वाई आप लिख के एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आगे बोला ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। ओके, अब हमें बोला कि प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। एक काम करते हैं, सीधे दिख रहा कि दोनों में माइनस कर देते हैं बी सी, ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। और कहोगे कि एज पर इक्वलाइज पोस्टुलेट, अगर इक्वल्स में इक्वल्स माइनस किया जाए तो जो आता है रिजल्ट वो भी इक्वल होता है, दैट्स वाई ऐसा लिख सकते हैं। बोलो हाँ। अब माइनस कर दो, देखो ध्यान से, ए सी में से अगर बी सी गया हमारा तो ए बी बचेगा, और बी डी में से अगर हमारा बी सी गया तो सी डी बचेगा। क्या यही प्रूव करना था क्या हमें? बोलोगे सर बिल्कुल यही प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। लेकिन जो पर्टिकुलर ऑक्सियम यूज किया हमने या पोस्टुलेट, उसको लिखना है, प्रॉपर मेंशन करना है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिजल्ट्स आर आल्सो इक्वल्स। ये पर्टिकुलर जो पोस्टुलेट है नंबर के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा कि y इन एक्सियोम 5, ये वाला, अच्छा एक्सियोम 5 ऊपर अभी देखेंगे। लिस्ट ऑफ इक्वलाइज्ड एक्सियोम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब एक्सियोम 5 जो है लिस्ट ऑफ इक्वलाइज्ड एक्सियोम में यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। एक काम करते हैं, पहले पांचवा पोस्टुलेट देख ही लेते हैं, ठीक है। ये पांचवा पोस्टुलेट है होल वाला, आई थिंक है कि होल जो है हमेशा पार्ट से ज्यादा होता है। उसको मैंने एग्जांपल से भी प्रूव किया था, मतलब बताया था आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, पोस्टुलेट पांचवा है कि किधर गया, एक मिनट, पांचवा एक्सियोम्स हमें देखना है। ये देखो पांचवा एक्सियोम आपके सामने दिख रहा है, क्या, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। मैंने आपको समझाया था कि अगर 10 जो है वो टोटल है, मतलब होल है, पूरा है, और वो बना है किससे, 1 2 3 4, ये सबके सब क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। कोई भी पार्ट उठा लो, हमेशा होल जो है पार्ट से ज्यादा ही होगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यही बोल रहा ना, हाँ पांचवा एक्सियोम की बात ही कर रहा, बिल्कुल सही। आप समझो ध्यान से, हमेशा होल जो होता है, होल मतलब पूरा, पार्ट्स मतलब उसके सेगमेंट पार्ट्स। पार्ट्स जो है हमेशा क्या होते हैं, सारे के सारे पार्ट्स को मिला के ही होल बनता है ना। तो होल जो है मैग्नीट्यूड में हमेशा ही ग्रेटर होगा पार्ट से। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, समझो कैसे समझाए जाए। हाँ ठीक है, एक मान लो कि वॉल है। अभी मान लो 100 ब्रिक से बना हुआ है, 100 ब्रिक का नाम दे देते हैं B1 B2 B3, ठीक है, ऐसा करके 1 2 3 ऐसे करके। ओके, आप समझो कि हर कोई अगर 10-10 ग्राम का है तो टोटल 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो होल मतलब 1000 ग्राम जो है हमेशा ग्रेटर होगा ईच ब्रिक या ईच पार्ट से। पार्ट क्या है, 10-10 ग्राम के, तो 1000 ग्राम तो हमेशा ग्रेटर होगा 10-10 ग्राम से, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके फैमिली में 5 जो है सैलरीड पर्सन है। क्या है? सैलरीड पर्सन। अब पांचों सैलरीड पर्सन का जो होल है ना, होल मतलब होल मान लो आपके पास आ रहा 5 लाख। 5 लाख हमेशा ऑब्वियस है पार्ट, मतलब कि पांचों के पांचों सैलरी वाले इंडिविजुअल से इंडिविजुअली देखा जाए तो 5 लाख तो हमेशा ही ज्यादा होगा कि कोई 1 लाख होगा, किसी का 50,000 होगा। 5 लाख तो हमेशा ज्यादा होगा। चलो एक और एग्जाम्पल। मान लो कि आपका परसेंटेज आने वाला है क्लास 9th में, आपने टॉप किया है, ठीक है। टॉप किया है, टोटल मान लेते हैं 6 सब्जेक्ट है, टोटल है मार्क्स आपके 580। अच्छा ज्यादा हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी 570 ले लेते हैं। ओके, इतना तो कर ही सकते हो। बहुत भरोसा नहीं है तुम्हें खुद पे, चलो मुझे तुम पे भरोसा है। 570 तो तुम ला ही दोगे। तो 600 में से तो 570 हो गया, तो 570 जो है वो होल हो गया। होल तो हमेशा पार्ट्स, मतलब कि इस सब्जेक्ट से तो एक ग्रेटर ही होगा ना। कोई सब्जेक्ट में 99 आया मान लो तुम्हारा, किसी में 96, किसी में 95 है कि नहीं। तो 570 मतलब जो होल है वो हमेशा पार्ट से ग्रेटर ही होगा। मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं मैं। ओके, दैट्स वाई 7th वाला जो बोल रहा वो हमने कर दिया एक्सप्लेन बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल में भी कई सारे एग्जाम्पल दे डाले। तो ये रहा एवरीबॉडी ये पर्टिकुलर चैप्टर। होपफुली एकदम आसान चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और लिखने में भी कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सोचने का तरीका भी डेवलप कराया है, आई थिंक आपको लॉन्ग रन में बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, है ना। कमेंट बॉक्स करो, डिस्कस करो, लेकिन पूछो। सो एवरीबॉडी इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। जैसा कि आपको मालूम है लास्ट में अपन देते हैं होमवर्क सभी को। तो आज के लिए होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज हमने यहीं पे कर लिया, लेकिन आपको फिर से पूरा पूरा करना है पूरे स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। किसका? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। दूसरा एग्जाम्पलर उठाना है, ट्रिपल ई एग्जाम्पलर होता है। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करने हैं। देन आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जो भी आपके पास बुक है, श्रद्धा के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। छोटा सा चैप्टर है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं आपको। ओके, तो ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क। होमवर्क करते ही जैसे ही होमवर्क कर लेते हो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है डन सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डन लिखते हो मुझे आपके स्पिरिट का, है ना, आपके हार्डवर्क का मालूम चलता है कितना मेहनत कर रहे हो। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।